प्यार से बोलना धन निरंकार जी। आप सभी संत सद्गुरु माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे ही बने रहें। आप सभी संतों के चरणों में प्यार भरी धन निरंकार जी। आज की साखी जिसका कि विषय है आखिर मेरी बहू गलत कैसे। आइए सुनते हैं। सुरभि सुनो, इस बार पूर्वी दीदी के साथ माँ भी आ रही है। सब बोल रहे थे मिलकर खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए चलेंगे। क्या क्या सामान लाना है रविवार को मिलकर ले आएंगे। महीने की 1 तारीख आ रही है। पानी बिजली सबके बिल भी जमा करना है। मकान का किराया, घुमाने के लिए टैक्सी भी। किसी को भी किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कहते कहते सौरभ रुक गया। सुरभि सब समझ रही थी। धीरज बंधाते हुए अपने पति से बोली, सब ठीक हो जाएगा, आने दीजिए दीदी और माँ जी को, मैं सब संभाल लूँगी। काश जितना कहना आसान है उतना करना भी होता। उसे याद है दीदी को पिछली बार बस इतना कह दिया था, दीदी अपने कमरे की लाइट बंद कर दीजिएगा। कितना हंगामा किया था उन्होंने। सौरभ की एक प्राइवेट जॉब थी जो कि वह जयपुर में करता था। उसकी शादी के करीब करीब 5 साल पूरे हो चुके थे, मगर उनकी माँ प्रभा जी घर परिवार छोड़कर एक बार भी अपने बेटे बहू से मिलने नहीं जा पाई। वही लोग अपनी माँ जी के पास आते जाते रहते थे, मगर बहन पूर्वी इन 4-5 सालों में 2-3 बार घूमने गई अपनी भाई के पास। इन सब में पूर्वी का तो घूमना होता था, मगर उसने एक बार भी नहीं सोचा सौरभ अपनी छोटी सी नौकरी में किराए के मकान में एक बच्चे के साथ अपना घर कैसे संभालता होगा। वो तो बस आती आराम से रहती, बच्चों के लिए मनचाहा खाना बनवाती। 15 दिन में सुरभि का राशन ख़त्म हो जाता। सर्फ साबुन के तो क्या कहने, हर चीज़ का इस्तेमाल अंधाधुंध करती। कहीं नल चल रहा है तो कहीं पानी फैल रहा है, कहीं रूम में कोई नहीं है फिर भी लाइट सब कुछ चालू है। बंद तो वह जैसा था जैसे करना ही नहीं जानती। इस तरह की लापरवाही की वजह से उनका पानी का खर्चा भी 2 गुना हो जाता था। मगर सुरभि और सौरभ हर बार यही सोचकर चुप रहते थे, कौन सा रोज आती है। जैसे तैसे हम घर और रसोई का बजट संभाल ही लेते हैं, फिर भले ही अगले 2 महीनों तक उन्हें अपने आप को संभालने में लग जाए, मगर मुँह से कुछ नहीं बोलते थे कि कहीं पूर्वी को कुछ बुरा न लग जाए। उस पर पूर्वी अपनी माँ को 1000 बातें मिलाकर बोलती थी कि भाभी ने मुझे अच्छी साड़ी भी नहीं दिलाई और मेरे बच्चों को भी कुछ नहीं दिलाया, यहाँ तक कि लिफाफा भी नहीं दिया। मेरे ससुराल वालों के सामने अब मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। भाभी ने मेरे बच्चों के लिए मनपसंद खाना बनाने के लिए मना कर दिया। इतनी कंजूसी, बाजार का कुछ नहीं लाने देती और न जाने क्या क्या बातें मिलाकर अपनी माँ को बताती थी। माँ तो माँ है, अपनी बेटी की हर बात सच मानकर अपनी बहू की डांट फटकार भी लगा देती थी। एक ही तो नंद है, कौन सी 100 है तुम्हारी जो तुम रुपया पैसा बचा कर क्या ताजमहल बना लोगी। अरे बेटियों को तो भर भर के दिया जाता है और उनकी दुआएं ली जाती हैं। इन दुआओं से ही भाइयों की तरक्की होती है। तुम्हारी माँ ने तुमको कुछ नहीं सिखाया क्या? तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे साथ ऐसा करती है, इसीलिए तुम मेरी बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो। सुरभि हर बात सुनकर चुप रह जाती, क्योंकि सच्चाई बताने अगर बैठी तो सास मानने वाली नहीं है, ना उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बेटी के आगे बहू की हर बात बेकार होती है। सास बहू नंद भौजाई के बीच हमेशा गलतफहमियों की खिचड़ी सी पकती रही, जो कभी दूर नहीं हुई। सास को लगता था मेरी बेटी की अच्छे से खातिरदारी नहीं की। नंद को लगता था भाभी माँ कंजूस हैं और भाभी हमेशा परेशान रहती थी
करना तो चाहती थी, मगर आसमान छूती महंगाई में रसोई का बजट भी देखना ज़रूरी है। गलत तो तीनों में से कोई नहीं था, गलत सिर्फ हालात हैं। खैर, प्रभा जी पूर्वी और बच्चों के साथ जयपुर पहुंची। सुरभि अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही थी कि किसी को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, मगर पूर्वी हर बार की तरह, ये क्या भाभी, दाल रोटी सब्जी थोड़े चावल ही बना लिए होते, पुलाव की तो उम्मीद वैसे ही नहीं है आपसे, ऊपर से हलवा, अब बच्चे हलवा कहाँ खाते हैं, बाहर से ही कुछ मिठाई मंगा लेती। देखो माँ, मैं कहती थी ना, कितनी कंजूस है भाभी। मेरा नहीं तो सास का, जो कि पहली बार आई है, स्वागत भी नहीं कर पा रही है ढंग से। खाना खाकर सब कमरे में चले गए। सुरभि रसोई साफ कर शाम की तैयारी में लग गई। तभी पूर्वी के बच्चे आकर बोले, मामी हमें चॉकलेट शेक चाहिए। जब पूर्वी ने उन्हें ग्लास पकड़ाया तो दोनों बच्चे मुंह बनाते हुए बोले, इसमें चॉकलेट सिरप तो है ही नहीं, बॉर्नवीटा है, हमें नहीं पीना, बोलकर अपने कमरे में वापस चले गए। अगले दिन भी ऐसा ही होता रहा। अच्छा खाना बनाती, मगर बच्चे बाज़ार से मंगवाने की जिद करते। जब बाज़ार से आता तो फिर कुछ और फरमाइश कर देते। सुबह ही समोसा, कचौरी, जलेबी सौरभ नाश्ते में रख कर गया। दोपहर के खाने के समय पूर्वी बोली, भाभी छोले पूड़ी इतना तेल कौन खाता है, आप मेरे लिए रोटी सेक दीजिए। सुरभि उठने लगी, तभी सास प्रभा जी जोर से चिल्लाई, ठहरो बहू, चुपचाप अपना खाना ख़त्म करो और इस टेबल पर अब मुझे एक शब्द भी नहीं सुनना, जो बना है वही खाया जाएगा। प्रभा जी की तेज़ आवाज़ सुन सभी चुपचाप अपना खाना खाकर कमरे में जाने लगे। तभी उन्होंने अपनी बेटी पूर्वी को रोका कि तुम यहीं रुको, तुम्हें किसने जाने को कहा है। क्या है माँ, मुझे नींद आ रही है, और देखो तो सही यहाँ कितना गर्मी है, मुझे तो सहन ही नहीं होती। सब ठीक है बेटा, लेकिन मुझे ये बता, तू भी तो मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी है। हाँ, यह बात अलग है, तू अब हमसे हैसियत में ऊंचे खानदान में चली गई है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि तू हमें या अपनी भाभी को नीचा दिखाएगी। मैं जब से आई हूँ यही देख रही हूँ, तेरी भाभी तेरा लिहाज में चुप रहती है, तेरी मनमानी सहन किए जा रही है, जो कि पूरी तरह गलत है। अगर इससे पहले भी तूने यही सब किया है तो मैं आज अपनी बहू से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने उसे हर बार बिना सोचे समझे कितना कुछ सुनाया, जबकि वह तो कुछ कर ही नहीं रही थी, और तो और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। यह इसके संस्कार हैं जो ये चुपचाप इतना कुछ सहन कर गई। इसकी जगह मैं होती तो 4 सुनाती अपनी ननद को और कभी घर में भी ना घुसने देती। माँ, आप ये कह रही हैं, बहू के पीछे अपनी बेटी को कितना सुना रही हैं। आप ही देखिए, बच्चों की एक फरमाइश पूरी नहीं कर पाती। मेरे बच्चे यहाँ भूखे रह जाते हैं। किस वजह से? इनकी कंजूसी की वजह से। यह तो चाहती हैं कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ, तभी तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। आपको तो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। पूर्वी, आखिर मेरी बहू गलत कैसे है? रसोई गैस को देखो, या घी तेल दाल चावल कुछ भी देख लो, महंगाई आसमान छू रही है, और तुम हो कि जो खाना बना होता है उसके बावजूद भी कुछ और बनाने की बात करती हो। बच्चे भी खाने पीने की चीज़ों को कितना नुकसान कर रहे हैं। क्या ऐसे ही अपने घर में करती हो या मेरे घर करती थी? हम लोग शुरू से ही किफ़ायत पर चले हैं, मगर तुम, और तो और भाई ने एसी वाला कमरा तुम्हें दिया है, मगर तुम्हें कद्र ही नहीं है। तुम रात दिन कमरे का एसी ऑन रखती हो, तुम्हारे बाथरूम में नल चालू ही रहते हैं, बाल्टी में पानी फैलता रहता है, साबुन शैम्पू की बोतल लुढ़की पड़ी है। क्या तुम ऐसे ही अपनी ससुराल में रहती हो? नहीं ना, फिर तुम अपने भाई के घर में आकर इतना बेगारा क्यों कर रही हो? उस पर तुम अपने भाई भाभी की परेशानी नहीं समझती। बेटा, यहाँ आकर रुकना, घूमना फिरना, खाना पीना, तुम्हारी कितनी बचत होती है, कभी सोचा है? यही तुम होटल में रहकर खर्चा करोगी तो हिसाब लगाओ, तुम्हारी कितनी जेब ढीली होगी। अगले 5 साल दोबारा कहीं घूमने फिरने की भी नहीं सोचोगी। मेरे हिसाब से तो सौरभ और सुरभि ने तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, और अब तो मुझे यकीन हो गया कि पहले भी उन्होंने कोई गलती नहीं की।
तुम ही हो जो अपने पैसों की ठसक में अपनी भाभी को नीचा दिखाने में लगी हो। अगर ऐसा है तो बेटा अगली बार से तुम मैके ही आया करो, अपने भाई के घर मत आना। माँ ने बेटी को आईना दिखा दिया। सच बेटी पैसे के रुतबे में अपने भाई की परेशानी नहीं समझ रही थी। मदद तो करती नहीं थी, ऊपर से उनके घर रसोई का बजट भी बिगाड़ रही थी। माफ़ करना माँ, मैंने सिर्फ अपने आराम खाने पीने पर ध्यान दिया। यहाँ बस अपना अधिकार समझकर सब कुछ फैलाती रही। आगे से ऐसा ना हो इसके लिए मैं पूरा ध्यान रखूँगी। और सच कहा माँ, मेरी जैसी सोच वाली ही ननद रिश्ते को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। माफ़ करिएगा भाभी, अब से मैं यहाँ नहीं आऊँगी। इतने में सुरभि बोली, कैसी बात करती हैं दीदी, आप तो हमारे लिए घर की रौनक हैं। हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं, आप और बच्चे आते हैं तो पूरा घर चहक उठता है। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि आप हमेशा खुश होकर जाएं। आज आपको बात समझ में आ गई, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। आपका जब मन करे तब आया करिए, आखिर हमें भी तो आपका साथ चाहिए। अकेली रहूँगी तो नंद भाभी के रिश्ते वाले खट्टे मीठे अनुभव कैसे ले पाऊँगी। सुरभि ने ऐसे ही मजाक के अंदाज में बोला। दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। प्रभा जी की एक समझदारी ने ना बहू ना बेटी, उन्होंने ये देखा कि कौन सही है, मेरी बेटी या फिर बहू। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बेटी की ही पक्ष ली हो। उनकी एक समझदारी ने सारी पूर्वी की गलतफहमियों को सुलझा कर रख दिया और सारे लोग बड़े प्यार से रहने लगे। प्यार से बोलना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की।